हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इससे पहले ऑलरेडी 7 पार्ट जो है इस चैप्टर के डाल चुका हूँ, जो कि है बिजनेस स्टडीज़ का निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं इन सारे वीडियोस का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें मेरे पूरे प्रीवियस चैप्टर्स के सारे वीडियोज़ होंगे और ये इस चैप्टर के भी वीडियो होंगे। सबकी प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रभावशील संप्रेषण में बाधाएं, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम ना हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसको क्लासिफिकेशन करके, उसकी एक कहते हैं लेवल बना करके। ठीक है। तो सबसे पहला जो लेवल है, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है, वो है भाषा संबंधी बाधाएं। आपको पता है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट की बुक है, इसीलिए मिस प्रिंटिंग होती है, तो ये बाधाएं लिखा हुआ है, नॉट बाधाएं। ठीक है। तो अब ये होता क्या, जरा इसके बारे में जानते हैं कि शब्दों व भावों में संदेश कूट लेखन व कूट वाचन समस्याओं तथा कठिनाइयों से जुड़ा है। यानी कि जो भाषा संबंधी बाधाएं हैं वो कौन सी होती है कि हम जो भी अपनी फीलिंग्स है उसको जब वर्ड्स के थ्रू लिखते हैं या बताते हैं, तो उसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको हम लोग भाषा संबंधी बाधाओं यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं। अब कुछ भाषाएं निम्नलिखित है, जैसे कि पहला, संदेश की गलत व्याख्या और वांछित आशय प्रकट नहीं हो पाता है। यानी कि अगर कोई मैसेज आया और उसको हमने एक्सप्लेन ही गलत कर दिया, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन कर दी, तो सीधी सी बात है जो भी डिजायर्ड उसकी मीनिंग है वो कभी क्लियर नहीं होगी। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। सेकंड हमारी होती है भिन्न अर्थों वाले चिन्ह अथवा शब्दों के प्रयोग से संदेश अर्थहीन हो जाता है। अब देखो, इसको ना मैं थोड़ा सा, अब जैसे हिंदी के एक शब्द लेता हूँ और एक इंग्लिश का लेता हूँ। बैट का जो मतलब होता है वो बल्ला भी होता है, चमगादड़ भी होता है। अब अगर जो बैट वर्ड है उसको दो अलग अलग जगहों पे लिख रहे हो, चमगादड़ की मीनिंग, अब आपने बैट लिखा, बैट्समैन इज प्लेइंग विद अ बैट, अब उसकी हिंदी आपने बना दी कि बल्लेबाज चमगादड़ के साथ खेलता है, गलत बनेगी ना मीनिंग। सेम ऐसे ही चिकन जो होता है, लखनऊ में आपको पता है कि चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। अगर गलत जगह यूज करोगे तो भी तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए जब भाषाओं में यही होता है कि जब सेम भिन्न भिन्न अर्थ और चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग अगर गलत कर लो तो मीनिंग अर्थहीन हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही थर्ड है हमारा त्रुटिपूर्ण अनुवाद अथवा रूपांतरण से गलत संदेश पहुंचता है। वही अगर ट्रांसलेशन ही हमने गलत कर दिया, ठीक है, जैसे कार, मैंने बार बार ये यूज किया हुआ है, कारपेंटर यानी कारपेंट करने वाला। अब अगर मैंने मीनिंग ही गलत कर दी तो मैसेज तो गलत ही पहुंचेगा ना भैया। कारपेंटर वो होता है जो लकड़ी से चेयर वेयर बनाने का काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, वो नहीं होता जो कार पेंट करता है। करेक्ट बात है, बेसिक बात है, पर एग्जाम्पल तो अच्छा है। फोर्थ होता है अर्थहीन तकनीकी भाषा का प्रयोग अधिनिस्तों को दुविधा में डाल देता है। यानी कि अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी टेक्निकी सही नहीं है, संज्ञा की जगह सर्वनाम लग रहा है, विशेषण की जगह क्रिया विशेषण लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो, तो फिर दिक्कत तो होगी ही होगी। और लास्ट, अस्पष्ट मान्यताओं को पीछे अलग अलग मतलब निहित होते हैं, जिससे अधीनस्थ दुविधा में आ जाते हैं। यानी कि कुछ कुछ क्या होता है, कभी कभार आप ना ओपन एंडेड चीजें छोड़ देते हो, अब हर एक एम्प्लॉय उसका अलग अलग मतलब निकाल लेता है। तो जब चीजें अस्पष्ट हो जाती है ना, यानी नॉट क्लियर होती हैं, तो फिर उसमें हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है उनको बड़ी कन्फ्यूजन आती है। तो ये थी भाषा संबंधी बाधाएं। देन आते हैं हमारी साइकोलॉजिकल बाधाएं, यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं। पर ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, साइकोलॉजिक। ठीक है। मानसिक रूप से अशांत कोई भी पक्ष संदेश वाहन को सार्थक बनाने में रुकावट बन सकता है। यानी कि अगर आप मानसिक रूप से अशांत है, यानी कि आपका माइंड पीस में नहीं है, तो भैया आपको जो भी मैसेज चाहे आप देना चाहते हो, चाहे आपको जो भी मैसेज दिया जा रहा है, दोनों का ही करेक्ट मीनिंग आप निकालने में असमर्थ रहोगे। ये बात तो क्लियर है। अब ये बाधाएं कौन कौन सी है? पहला, सर्व से समय से पूर्व मूल्यांकन गलत भी हो सकता है। समय से पूर्व यानी कि अगर बिफोर टाइम मैं कोई चीज इवेल्युएट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग सही नहीं है तो मैं अपनी तरफ से अजम्पशन बना लूंगा, उसके हिसाब से इवेल्युएट करूंगा, तो वो इवेल्युएशन गलत हो सकता है। दूसरा, ध्यान की कमी के कारण संदेश निष्प्रभावी हो जाता है। यानी कि अगर मैं वहां पर पूरी तरह से, अगर कोई भी जगह जहाँ पे मैं पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं हूँ, देखो ये तो हर स्टूडेंट के साथ कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा कि क्वेश्चन में लिखा कुछ और है और मैंने मीनिंग कुछ और ही निकाल ली,
क्योंकि मेरा ध्यान वहां पर नहीं कहीं और जा रहा है। तो ध्यान की कमी के कारण जो भी मैसेज होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। थर्ड, प्रसारण द्वारा हानि तथा कमजोर ठहराव, यानी कि जब संदेश कई लोगों के मध्य से होकर पहुंचता है तो प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते संदेश का स्वरूप बिगड़ जाता है। यानी वही वाली बात कि अगर मैंने एक लाइन में 10 लोगों को खड़ा कर दिया, तो अगर मैं सामने वाले को चावल के कुछ दाने दूंगा तो आखिरी वाले के पास खिचड़ी पहुंचेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आप वो देखना मेडागास्कर 2 एस्केप फ्रॉम यूरोप, उसके अंदर एक सीन है कि जब ना एलेक्स द लायन जो और जो उसका फ्रेंड है जबरा, वो लोग लेटे हुए वो लोग लटके हुए होते हैं प्लेन से, और उनके साथ ना एक पूरी मंकी की सीरीज होती है जिन्होंने हाथ एक दूसरे का बांध रखा होता है। तो वहां पर उनके बीच जो कम्युनिकेशन होती है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि नीचे कुछ और बोलते हैं, ऊपर तक कुछ और पहुंचता है, ऊपर कुछ और बोलते हैं, नीचे तक कोई और ही बात पहुंचती है। बेस्ट एग्जाम्पल है इस सीन का। ठीक है, तो ये होता ही होता है कि अगर आप बहुत सारे चैनल आपका बहुत लंबा है तो ये गड़बड़ होगी ही होगी। एंड फोर्थ जो चीज होती है वो होती है अविश्वास, यानी एक इस प्रकार एक दूसरे के संदेश को उसके मूल भाव से नहीं समझ सकते। यानी कि अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप किसी भी मैसेज को क्लियरली, वही वाली बात कि उसके बेस को आप नहीं समझ सकते। अब कुछ तो प्रॉब्लम फिर इस हिसाब से संगठन को भी आती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी आती है। जैसे संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों के संदेश वहन करने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन करने का वो है, एक इंसान की एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर इंसान के कम्युनिकेशन करने के एबिलिटी पे फर्क डालता है। अब ये बाधाएं कौन सी है? पहला, यदि संगठनात्मक नीतियां संचार के मुख्य प्रभाव का समर्थन नहीं करती तो बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी कि अगर हम जो बात बोलना चाहते हैं, अगर हमारी जो पॉलिसी, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो है वो उस चीज को क्लियर नहीं करती है तो हमारा कम्युनिकेशन बिना मतलब का हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं लिखेगा। क्योंकि मैं किसी चीज के लिए मना रहा हूँ लोगों को, लेकिन कंपनी वो चीज करने के लिए एक्टिव ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से होता है कि आप जो भी संचार करें वो संगठनात्मक नीतियों के हिसाब से करें। देन सेकंड होता है हमारा नियम एवं अधिनियम, यानी रूल रेगुलेशन। कठोर नियम एवं अधिनियम से लाल फिताशाही कार्य में विलंब हो सकता है। इतना कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये बात बोली हुई है कि जो कठोर नियम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आपके कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालते हैं। देन पदवी, अपने पद के के प्रति अधिक ध्यान देने वाले प्रबंधक अपने अधीनस्थों को स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाएं नहीं करने देते। यानी एक इंसान होता है ना कि जो हमने थंब रूल वाली बात की थी, ठीक है, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि मैनेजर ये क्या सोचता है कि भाई मैं इतने ऊंचे पोस्ट पे हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो मैं नीचे वालों की क्यों सुनूं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है। और फोर्थ है संगठनात्मक ढांचे की जटिलता, इससे विलंब एवं विदूषण जटिलता, इससे विलंब और विदूषण होता है। यानी कि जो हमारी स्ट्रक्चर जो होता है, एक हमें पता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, तो जो इतना रिजिड होता है उससे हमारा क्या होता है, हमेशा कम्युनिकेशन डिले होता है। ठीक है, 8 मिनट की वीडियो होगी, चलो थोड़ी सी और कर लेते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं, या हाँ इसको निपटा ही लेते हैं एक ही वीडियो में, है ना। देन हमारा आता है व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं यानी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच में होती है, यानी कि जो हमारे सुपरिटेंडेंट होते हैं और जो हमारे सुपरवाइज सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में होती है ये प्रॉब्लम। पहला, सत्ता के सामने चुनौती के भय के कारण उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों से संप्रेषण ना करना। यानी नीचे हायर अथॉरिटी वाले लोग को, यानी कि ऊपर के ऑफिसर को ये लगने लगता है इससे मैं बात करूंगा तो मेरी सत्ता जो है, मेरी जो पावर है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो बात ही नहीं करता। सही बात है। अधिकारियों को अधीनस्थों के प्रति विश्वास की कमी, ये तो वही वाली बात होगी ना कि जो सुपरिटेंडेंट है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनके भी साथ क्या कर पा रहा है, बात ही नहीं कर पा रहा, उन पे फेथ ही नहीं रख पा रहा, जबकि फेथ रखना जरूरी है। संप्रेषण में अनिच्छा, यानी बात ही नहीं करना चाहता, करना ही नहीं चाहता बात, तो क्या ही करोगे, ये तो नकारात्मक हो गया। और लास्ट है उपयुक्त प्रोत्साहन के अभाव के कारण अधीनस्थ संचार हेतु कदम ही नहीं उठाते। क्योंकि भैया हमारे ऊपर वाला जो सीनियर है वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो नीचे वाले भी सोचते तो हम ही क्यों करें। सही बात है, वो भी कहेंगे हम क्यों करें। बेसिक बात यही है। ठीक है, कि इन द लैक ऑफ मोटिवेशन द सबऑर्डिनेट्स डजंट टेक स्टेप्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन।
लेकिन ऐसा नहीं है, अब इतनी बाधाएं हैं तो बाधाओं को सुधारा भी जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? प्रॉब्लम को सुधारने के तरीके, पहला, संदेश वाहन से पहले विचारों अथवा लक्ष्यों को स्पष्ट करना। यानी पहले कम्युनिकेशन से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि भैया आपके थॉट क्या है, आपका गोल क्या है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संप्रेषण। अब एक बात बताओ, कि अगर इंसान जो है वो प्राप्तकर्ता जो है, जिसको ये मैसेज मिलने वाला है, रिसीवर जो है, उसके हिसाब से तो आप मैसेज भेजोगे। अब एक बंदा है, उसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, या मेरे को जैसे तमिल पढ़नी नहीं आती, मेरे को तमिल में कोई तुम लेटर दे दोगे, क्या ही फायदा होगा उसका? तो जो जिसको मैसेज भेज रहे हो आप, उसके हिसाब से आप मैसेज करो, ठीक है। देन, संप्रेषण से पहले दूसरों से सलाह लेना। कभी भी कम्युनिकेशन से पहले आप दूसरों से सलाह लो कि आपके बोलने का तरीका तो सही है, आपके लिखने का तरीका तो सही है, लहजा तो सही है। ये संदेश की शब्द भाषा व विषय वस्तु के प्रति जागरूक रहना। यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन है उसकी क्या लैंग्वेज है, उसमें कौन से वर्ड यूज कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता के लिए सहायक एवं मूल्यवान संदेश प्रेषित करना। यानी हो सकता है इट इज पॉसिबल कि भैया हमारा जो मैसेज है उसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है लेकिन प्राप्तकर्ता को नहीं पता, तो वो समझाने के लिए सहायक देना। जैसे कि हमारा कोई भी एग्जामिनेशन का आता है, एडमिट कार्ड ही आता है, तो उसके अंदर हमें अलग से क्या दी जाती है, गाइडलाइंस दी जाती है कि भैया कैसे कैसे काम करना है। उस टाइप से कुछ सहायक प्रदान करो। देन, उपयुक्त तो प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना, यानी कि एक इफेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवाना। फीडबैक बहुत जरूरी है, बगैर फीडबैक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। और दूसरा, संदेश की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन या मैसेज। जब कभी पुराने संदेश के स्थान पर नया संदेश भेजना हो तो इसमें परिवर्तन का वर्णन होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप लोग जॉब लेटर लिख रहे हो, अभी 12th में जॉब लेटर की आप लोग तैयारी कर रहे होगे, तो लिखते हैं ना, इन दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, या फिर अगर आप शिकायत करते हो तो दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ। तो हमेशा जब भी पुराने मैसेज की जगह पर नया मैसेज भेजते हो तो पुराने मैसेज में क्या बात कही गई थी और नए मैसेज में क्या बात कही गई है वो क्लियर होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये निर्देशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मानता वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो गए हैं। तो आगे भी मैं अगला चैप्टर लेकर के आऊंगा, जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।